शोएब अख्तर ने दौड़ना शुरू किया, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार सचिन तेंदुलकर गए बैकफुट पर, बहुत खूबसूरती के साथ कट किया। गेंद गई सीधे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। दंदनाती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका और इस चौके के साथ भारत इस मुकाबले में पूरी तरह से लौटता हुआ। देखिए गूज़बम्प्स आ गए। मैंने कहा ना कि ये मतलब ये मेरा बचपन है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको लगातार सुना होगा। थैंक यू। हिंदी कमेंट्री का लेवल इतना नीचे चला गया है कि वहाँ पे क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की बातें होती। बेसिर पैर की तुकबंदी जिसका कोई मतलब नहीं। अभी मैं कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे या तो बाबा जेल में या तो बाबा रेल में। हम खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नहीं आप करिए, आप करेंगे, आप पॉपुलर हो जाए। मेरे साथ साथ कई लोगों की ये मजबूरी होती है कि उन्हें ये कमेंट्री सुननी होती है क्योंकि उन्हें दूसरा लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आता है। एक संस्कार भाषा का होना चाहिए और हिंदी में उसकी जरूरत है मुझे। रिकी पॉन्टिंग की बैट में स्प्रिंग था। आपकी नजर जिदान पे कैसे गई? क्योंकि पूरा स्टेडियम तो उस टाइम पे गोल और वो देख रहा है। बिल्कुल, मैंने देखा कि जिस तरह से बैल मारता है, एकदम पीछे से आकर के सर मारता है, ऐसा करके वैसे ही उसने मैटेराजी को मारा। सचिन तेंदुलकर को खेलते देखना, उस रफ्तार से खेलते देखना, उतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते देखना, माने ये कुछ ऐसे मैचेस हैं जो आप सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। तो इंडियन क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में 36 का आंकड़ा है। अगर एक ने हंसी मजाक कर दिया तो दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले से चीजें काफी तब्दील हुई हैं और मेरी नजर में शायद ऊपर नहीं नीचे गई है। सोशल मीडिया का वो दौर जहां तस्वीरें लोगों की पहचान बन चुकी है, उससे पहले भी एक दौर था जब वहाँ पे आवाज़ लोगों की पहचान होती थी। ऐसी आवाज़ जिसे सुनने के लिए हमारे जैसे जो कुछ बदमाश बच्चे कहे जाते थे, वो क्या करते थे कि अपनी रेडियो को छुपा लेते थे बैग में और वो लेके स्कूल चले जाते थे। या फिर कभी अगर संडे को मौका मिलता था तो खेतों में जाते थे, तो वहाँ देखते थे कि उनके जो नाना जी हैं वो बैल के साथ जो हर होता था उसमें रेडियो बांध के बैठे हुए रहते थे। किस लिए? क्योंकि वो एक आवाज़ सुननी होती थी। अब वो आवाज़ ऐसी जो आपके दिल को सीधी छू जाती थी। चाहे जो हमारे दौर में जो 90s किड हैं, उनको वो आवाज़ याद होगी कि शोएब अख्तर धीमे धीमे कदमों से जो चलना स्टार्ट करते थे और फिर वो सचिन का कवर ड्राइव आता था। आप बैठे बैठे रेडियो पे ही विजुअलाइज कर लेते थे सारी चीज़ों के, और इन सब के बीच में एक ही आवाज़ बहुत कॉमन होती थी और वो आवाज़ होती थी संजय बैनर्जी सर की, जो हमारे साथ आज हैं। सर, बहुत बहुत सौभाग्य है हम लोगों का कि आपके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। आपसे मिल अगर लेता तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कड़क में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बातचीत की शुरुआत में मुझे इतना ऊपर कर दिया सर मतलब इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें, इतने सवाल मेरे पास आए हैं ना, और वो सवाल मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वो कुछ बहुत पुराने नहीं है। एक दो चीज़ें मेरे पापा ने पूछी हैं, लेकिन 90s किड जो मेरी एज के लोग हैं उनके ज़्यादा सवाल आए हैं और बहुत सारे सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत इसी से होती है कि मैं संजय बैनर्जी सर को सुन के बड़ा हुआ हूँ। आप किसको सुनते थे? आप लोगों के ज़माने में किनको सुना जाता था? देखिए, बड़े अच्छे कमेंटेटर्स हुआ करते थे। मुझे जसदेव सिंह बहुत पसंद थे। बिल्कुल। उसके अलावा मेरे जो सीनियर्स आप कह सकते हैं, स्कंद गुप्त थे और भी अच्छे खासे कमेंटेटर्स उस ज़माने में थे जो हिंदी की कमेंट्री बहुत अच्छी करते थे। तो मुझे तो एक, आप जैसे कहते हैं, पागलपन सा था कमेंट्री को लेकर के, और उसका मुझे बड़ा लाभ भी मिलता था, फ़ायदा भी मिलता था। क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि भाई तू बैटिंग कर और बैटिंग करके बाहर बैठ के कमेंट्री कर, तो मुझे फील्डिंग नहीं करनी पड़ती थी। तो वो एक एडवांटेज था मेरे साथ। तो तब से ये शौक़ शुरू हुआ और फिर रेडियो में कमेंट्री सुनता था। पागलपन था, जुनून था। ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते थे सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, तो ऐसे उठ कर के मैं और मेरा बड़ा भाई बैठ कर के स्कोर शीट बनाते थे जैसे कि हम ऑफिशियल स्कोरर हों उस मैच के। तो वो एक अलग तरह का, एक तो रेडियो का भी उस समय बड़ा तगड़ा क्रेज़ था, और रेडियो का क्रेज़ तो था ही था, साथ में जो कमेंट्री है, स्पेशली क्रिकेट की कमेंट्री, वो असाधारण थी। जी बिल्कुल, वो असाधारण थी। और वो यादें, क्योंकि आपने जो ज़िक्र किया कि इस तरीके से कमेंट्री स्टार्ट हुई मेरी मम्मी से, मतलब जब मैंने उनको बताया तो जैसे पापा ने कुछ मुझे सवाल बताया, लेकिन मम्मी ने एक बहुत दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि तुम लोग कमेंट्री से उनको जानते होगे, मैं उनको आकाशवाणी पटना से जानता हूँ जो 7:30 बजे एक बुलेटिन आता था शाम को, प्रादेशिक समाचार, जिसमें वो तीनों का नाम लेते थे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा। तब से उनको सुनता हुआ आ रहा हूँ।
हूँ, जी। तो सर से ये सवाल पूछना है कि पहले न्यूज़ और फिर कमेंट्री, जी। तो वो किस तरीके के से रहा और वो अचानक से कैसे शिफ्ट हुआ, या फिर पहले से प्लानिंग थी कि नहीं पहले स्टार्ट जो कमेंट्री से वो समाचार से हो रही है, फिर उसको न्यूज़ रीडर से मुझे कमेंटेटर बनना देखो है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारा। और मैं बताऊं कि रेडियो का एक कीड़ा तो था ही जी। कि रेडियो में करना है, रेडियो में जाना है, रेडियो देखना है। तो मेरे फादर आईएएस थे, जी। तो वो चाहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह उन सेवाओं में जाऊं। तो खूब जनरल नॉलेज एकदम वो पढ़ाते पढ़ाना। रहते और थे। तब तो माता पिता को अधिकार था कि वो पीटते भी थे बच्चों को, तो हम लोग भी पीटते थे। तो वो ये तमाम चीज़ें करते थे, लेकिन मेरा शौक था कि मैं रेडियो जाऊं। तो तब सिलेक्शन होता था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में हैदराबाद एस्बेस्टस फरीदाबाद के पास है बल्लभगढ़, वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी। आई वाज जस्ट 29 एंड हाफ उस समय। तो नॉट 29, 19 एंड हाफ। 19 एंड हाँ हाफ हाँ ना, क्योंकि सॉरी। 22 से स्टार्ट हाँ, हो गया। जी। तो वहाँ पर मैंने 1 डेढ़ साल काम किया, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया और मेला लगता था। इतने लोग, क्योंकि क्रेज था रेडियो का, अनाउंसर की पोस्ट थी, अब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बस वहाँ से, और मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने पूछा, एक किरण शंकर मैत्रा साहब थे मेरे स्टेशन डायरेक्टर, उन्होंने पूछा यार तुम्हारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है और तुमने एमए सोशियोलॉजी किया है, पर्सनल मैनेजमेंट किया है, तुम फैक्ट्री में थे, तुम यहाँ क्यों चले आए? हमने कहा सर मेरी ज़िंदगी के 2 ही ख्वाब हैं, एक तो न्यूज़ पढ़ना और दूसरा कमेंट्री करना। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अनाउंसर था, मेरा न्यूज़ में कोई काम नहीं था, लेकिन मैं रोज़ सुबह न्यूज़ सेक्शन पहुँच जाता था। मैं सिर्फ 22 साढ़े 22 साल का था उस समय, और जाकर के टेलीप्रॉम्प्टर, पहले तो टेलीप्रॉम्प्टर से खबरें आती थी, बिल्कुल। तो उनकी वो खबरें फाड़ता था, फाड़ करके सब उनको रखता था एक सिलसिलेवार कि भाई स्पोर्ट्स की यहाँ, बिजनेस की यहाँ, ये सब रखता था। फिर एडिटर लोग आते थे, उसको देखते थे। तो इस तरह से न्यूज़ में, मतलब आप कह सकते हैं कि कदम रखा मैंने वहाँ पर। जी। और उसके बाद 1985 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का महिलाओं का एक क्रिकेट मैच था कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। तो हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे बोले कि चलो तुमको एक ट्रायल करा देते हैं। पहले 10 मिनट का ट्रायल कराया जाता था और वो कमेंट्री रेडियो भेजी जाती थी। तो अब वो ले गए मुझे ट्रायल कराने, मैंने भी पूरी तैयारी शेयारी की पूरी। अब बच्चा तो था ही भाई, बहुत एज तो थी नहीं, घबराहट तो थी बहुत ज़्यादा। खैर 10 मिनट किया तो उनको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, यू कंटिन्यू। तो बस मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद वो जो पीस है उन्होंने भेजा दिल्ली, जी। 10 मिनट 15 मिनट का, वहाँ से मुझे अप्रूवल मिला और कमेंट्री का रास्ता भी शुरू हुआ और न्यूज़ का रास्ता भी शुरू हो गया। जी, बिल्कुल। आपने बात कही कि जो मतलब क्रिकेट के, जब आप क्रिकेट खेला करते थे, जी। दोस्तों ने कभी ऐसा कहा है किसी लोकल टूर्नामेंट में आपने कमेंट्री की है? क्योंकि जो लोकल टूर्नामेंट होते थे उसमें जो प्रेशर होता था ना, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मैचेस से ज़्यादा प्रेशर होते थे। मैचेस मैंने बचपन में खेले हैं, जी। पीछे आपके चाचा लोग खड़े होते थे, बाउंड्री पे आप फील्डिंग कर रहे हो, जी। बगल वाले पड़ोस वाले गाँव से आपका मैच चल रहा है, हाँ। गलती से आपसे बॉल छूट गई, सीधा आता था, पढ़ाई में तो ज़ीरो है, ये भी नहीं कर पाता है। क्या छोटे मोटे मैचेस में करता रहा हूँ। और मैंने कमेंट्री का मौका वही हमारे दोस्तों के साथ ही मुझे ज़्यादा मिलता था, और चूंकि उसमें मुझे फील्डिंग नहीं करनी पड़ती थी, दौड़ना नहीं पड़ता था, तो मुझे भी मज़ा मिलता था। तो बस वहीं से ये सिलसिला चल निकला। दौड़ की आपने बात की है, और मैंने जो इंट्रो में कहा था, शोएब अख्तर जी। जब बॉल को लेके भागते थे, जी। और हम सब, क्योंकि बहुत कम ऐसा रहा है, मैं अपने बचपन का बता रहा हूँ, एक तो बिहार के इलाके में लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, हाँ, बहुत वही। कम घर में टीवी होती हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। उस दौरान हमें विजुअलाइज करना होता था कि शोएब अख्तर जो है वो बॉल लेके निकल रहे हैं, जी। सचिन तेंदुलकर सामने स्ट्राइक पे जी। हैं। तो वो किस तरीके से शुरुआत हुई, जो शब्दों का आप चयन करते थे, धीमे धीमे कदमों से भागते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, तो आपको लोगों तक जो वो पहुंचाना होता था, हाँ। तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल तैयारी होती थी? जैसे मुझे ये पॉडकास्ट करना है, मैंने 3 बार इंट्रो पढ़ने की कोशिश की पहले जी। कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन जी। आपको तो कंटिन्यू बहुत सारे प्लेयर्स, नए नए प्लेयर्स आते हाँ, थे, हाँ, उनका हाँ। स्टाइल अलग होता था, टिप्पा अलग होता था, तो जी। उसके लिए किस तरीके की तैयारी होती थी? रवि, मुझे लगता है कि पहले में और आज में जो फ़र्क है वो ये है कि अब गूगल है, जी। तो आपको हर दुनिया की जो जानकारी चाहिए वो तुरंत मिल जाती है। उस ज़माने में ये सब नहीं था। बिल्कुल। और एक एक प्लेयर के जो स्टैट्स हैं
वो आपको अखबारों से या इन सब जगहों से लेकर के कॉपी में नोट करने पड़ते थे। और चूंकि मैं मल्टी स्पोर्ट्स करता रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने सिर्फ क्रिकेट नहीं किया है, बिल्कुल। तो मल्टी स्पोर्ट्स में, डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप जिसमें भी कमेंट्री करेंगे, उसके जितने एथलीट्स होंगे उनके बारे में जो आपको नॉलेज है, कौन कहाँ का है, किसने क्या किया, क्योंकि कमेंट्री में आपको ये सब इनपुट डालने पड़ते हैं, तो वो सब आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ती थी। अभी क्या है कि आप जिस दिन कमेंट्री करते हैं उस दिन सुबह उठ करके देख लेते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं और भाषण करके चले आते हैं। बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले वो जो आप, अच्छा फिर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, जब आप कुछ नोट करते हैं, तो आधी चीज़ें खुद ब खुद आपके दिमाग में नोट हो जाती हैं। बिल्कुल। आपको वहाँ पर ये नहीं ज़रूरत होगी कि आप वो कागज़ देखें या नोट्स देखें और फिर आप बोलेंगे। बिल्कुल। आप अपने आप, क्योंकि वो दिमाग में आ गई हैं लिखते हुए, बिल्कुल। तो फिर वो आ जाती हैं। तो तब मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, इसमें कोई शक नहीं। और चूंकि एज का प्लस था मेरे साथ, काफ़ी यंग था, और जो जमे हुए कमेंटेटर्स थे उनके बीच में मुझे सरवाइव करना था, तो मैं भी जानता था कि मुझे मेहनत करनी होगी और मैं मेहनत करता था। तो किन से सबसे ज़्यादा सीखने को, कुछ एक होते हैं कि जो सबके लिए एक ऐसे जनक टाइप होते हैं, कि जैसे आपके कमेंट्री में जनक कौन है जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें समझाई। और एक और सवाल मेरा ये है, जो भाषा की शुद्धता है जी उसको लेके, क्योंकि टोन वाली जो चीज़ आती है, जैसे मतलब मैं बिहार से आता हूँ तो र ड़ वाली समस्या जी। आपने देखी है, स श वाली समस्या। जी। वैसे ही बंगाल में भी लोगों की जो हिंदी है उसके उच्चारण में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उसमें दिक्कत होती है। तो आपकी जो भाषा रही है वो हमेशा से इतनी क्लीन रही है, और आपने कहा कि वो शुरुआती दिनों में आप वहाँ रह भी चुके हैं, मतलब हाँ। बहुत टाइम। तो फिर आपने कैसे इस पे काम किया नहीं और देखो, किस तरीके वो से उसकी वजह ये है कि मेरी सारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में बीती है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि बेहतर हिंदी के लिए जाना जाता है, और फादर का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था हम लोग साथ साथ चलते रहते थे उनके। फिर फाइनली जबलपुर में सेटल हुए। तो भाषा के लिए मैंने कोई बहुत बड़ा प्रयास किया या कोई संग्राम किया, ऐसा कुछ नहीं। वो खुद ब खुद ठीक हुई। हाँ, थोड़ा सा आप कॉशियस रहते हैं कि कहीं कोई गलत उच्चारण आपसे ना निकले। तो जब आप कॉशियस रहते हैं ना, तो खुद ब खुद वो चीज़ें ठीक होती जाती हैं, खुद ब खुद ठीक होती जाती हैं। अभी भी सारी ज़िंदगी कमेंट्री करने के बाद या ब्रॉडकास्ट में रहने के बाद एक दो शब्द ऐसे हैं जो मैं आज भी साफ नहीं बोल पाता। जैसे कौन से नहीं, वो नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप वो पकड़ लेंगे। मैं उनका, मैंने कोशिश करता हूं कि उनका इस्तेमाल ना करूं। सर वापस क्रिकेट पे आते हैं। जी। 1996 वर्ल्ड कप जी। आपने कमेंट्री की थी उसमें? नहीं, 96 में मैंने नहीं की की। मेरा पहला वर्ल्ड कप था 2003 2003। साउथ अफ्रीका। 2003 मैं 99 में जापान में था, टोक्यो में, NHK। एनएचके के साथ जी। था। तो वहाँ से लौट करके जब मैं आया, उसके बाद मैंने कमेंट्री का सिलसिला शुरू किया। जी। पहले करता था वो दूसरे मैचेस, छोटे मैचेस होते थे। पहले क्या कि ऑल इंडिया रेडियो रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ये जितनी ट्रॉफीज होती हैं जिनकी आजकल कमेंट्री नहीं होती, वो सब कमेंट्री करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो कमेंट्री बंद हो गई। नेशनल इंटरनेशनल पैनल में मैं 2002 से आया, और साउथ अफ्रीका मेरा पहला वर्ल्ड कप था क्रिकेट का। 2003। जी। रिकी पॉन्टिंग की बैट में स्प्रिंग था? आप लोगों ने भी ये बात सुनी है क्या? आज सुनी तो है, सुनी तो है, तो लेकिन आप बताइए, आपने तो खेलते हुए कह देखा पाना था। बड़ा मुश्किल। अब रिकी पॉन्टिंग के, अब वो आप कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद, उनकी स्टिक में चुंबक था। अच्छा, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं था? था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो वो कह पाना बड़ा मुश्किल होता था कि नहीं था। चर्चाएं चलती हैं, और मुझे मैंने इसका कोई खास वो है नहीं। जी बिल्कुल। तो जो एक्सपीरियंस रहा था 2003 वर्ल्ड जी। कप, एक वर्ल्ड कप वाले लेवल पे जब आप कमेंट्री करने जाते हैं, और जी। वहाँ पे पहले तो, अब तो क्या है कि अब बहुत लोगों को यहीं स्टूडियो में बिठा दिया जाता है, जैसे फुटबॉल मैचेस में। आपने 2006 वर्ल्ड कप, जी। मैं पहले उस पे आना चाहूँगा। जी। जिनेदिन जिदान का हेडबट, जी। मार्को मटरेजी, पूरा मतलब उस टाइम पे रेडियो पे कमेंट्री चल रही थी, लाइट नहीं थी, तो मैं भी वो कमेंट्री सुन रहा था। पहला फुटबॉल से लगाव जो था वो वही था। ओके। और उस टाइम पे सब लोग इसी में है कि अभी जो मैच है वो 1-1 से ड्रॉ चल रहा है, ड्रॉ ही लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट हो चुका है। मोस्टली फ्रांस के फैंस थे जिनेदिन जिदान की वजह से, थियोरी ऑनरी की वजह से।
अचानक से एक कमेंट्री में एक आवाज़ आती है कि और यहाँ पे जिदान ने जो है अपना हेडबट किया है मटरेजी को और जी। फिर रेड कार्ड मिलता है। बिल्कुल। वो माहौल कैसा था उस टाइम पे स्टेडियम का, और आपकी नज़र जिदान पे कैसे गई, क्योंकि पूरा मुझे- स्टेडियम तो उस टाइम पे गोल और वो देखने की बिल्कुल, कोशिश मुझे कर भी रहा था। हैरत है क्योंकि आमतौर पर तो आप जो भी कमेंट्री करता है वो बॉल के साथ होता है। बिल्कुल अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी की बॉल जहाँ चलती कमेंटेटर की निगाह वहाँ बिल्कुल। चलती। लेकिन पता नहीं उस समय क्यों मैं एक पल के लिए मेरी नज़र वहाँ थी और मैंने देखा कि जिस तरह से बैल मारता है एकदम पीछे से आकर के सर मारता है ऐसा करके, वैसे ही उसने मैटराजी को मारा और वो धाड़ से पता नहीं वो गिरने लायक शॉट था या नहीं था, लेकिन वो गिर गया। कई बार वो नाटक करके भी गिरते हैं, लेकिन वो था, दमदार था। लेकिन जो हाइलाइट्स हमने देखे हैं हाँ, उसमें तो वो था, दमदार था। दमदार था वो। दमदार था। तो बस उसके बाद तो फिर रेड कार्ड मिल गया। रेड कार्ड मिल गया और एक जो सपना था उसका जिदान का, जिदान का कि वो क्योंकि वर्ल्ड कप- रिटायरमेंट के बाद वो वापस आए थे फिर से बस वर्ल्ड बस कप बस खेलने उसके के बाद ही लिए। खत्म, उसके बाद ही बिल्कुल, खत्म। बिल्कुल। तो बहुत निराशा का वो दौर था वहां पर। स्टेडियम में माहौल कैसा था? स्टेडियम का माहौल मैं आपको बताऊं, हम लोग मेट्रो से गए थे स्टेडियम। स्टेडियम तो छोड़ दीजिए, पूरे शहर का जो माहौल था वो आज भी बोलते हुए शायद मुझे एक Goosebumps अलग तरह आने की लगते हैं। झुरझुरी सी महसूस होती है। तो मेट्रो पूरी कंप्लीट फुल, और मेट्रो में सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों के जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद, और अंदर गाने चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ भी क्रिकेट मैचेस होते हैं तो बिल्कुल। सब सचिन सचिन करके चिल्लाते रहते हैं, वो एक अलग माहौल और वो गूंजती हुई आवाज पूरे स्टेडियम में दर्शकों की, वो नज़ारा शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सके चाह के भी। जी। तो बहुत ही अद्भुत था वो। दो यूरोपियन कंट्री खेल रही थी, इटली और फ्रांस, जी। और तीसरी यूरोपियन कंट्री में मैच चल रहा था, शायद जर्मनी। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ जो मतलब माहौल होता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मोस्टली जब ऐसे मैचेस होते हैं तो क्रिकेट की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा फेवर मिलते हैं क्योंकि फैंस ज़्यादा होते हैं। जी। जब वहाँ मैचेस हो रहे थे तो किसके फैंस ज़्यादा थे? क्योंकि फुटबॉल के भी बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे ये जानना चाह रहे थे किस कंट्री के ज़्यादा फैंस थे, क्योंकि इंडिया में जो ज़्यादा सपोर्ट था वो तो क्लियर था कि वो जिनेदिन जिदान की वजह से हाँ, उनके फैंस थे। हाँ, ऑनरी थे उस टाइम पे, मैकलेले थे, ओलिवर kahn था, पैट्रिक विएरा थे, तो वो सब प्लेयर्स की वजह जी। से मोस्टली मतलब यहाँ जी, पे जी। फ्रांस के फैंस थे। हाँ। लेकिन वहाँ पे कैसा माहौल था? और जब वहाँ मुझे जिदान लगता को है- रेड कार्ड मिला, सॉरी हाँ, सर मैं रोक रहा हूँ, जिदान को रेड कार्ड मिला तब स्टेडियम का फिर कैसा माहौल वो हुआ? जैसे वो करते ना वू करके वो वू करना, वो सब शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि एक तो जो कैपेसिटी थी ग्राउंड की वो एकदम कंप्लीट भरा हुआ ग्राउंड था, और अलग अलग मुल्कों से बिल्कुल। लोग वहां पहुंचे हुए थे, और सपोर्ट दोनों टीमों का लगभग बराबर, माने आप नाप नहीं सकते थे कि किसकी आवाज ज्यादा और किसकी आवाज कम। तो जबरदस्त मुकाबला था वो। तो एक क्रिकेट मैच की कमेंट्री, एक फुटबॉल मैच की कमेंट्री, बस ये समझना चाह रहा हूँ, रेडियो की कमेंट्री, जी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता था? मतलब जो क्रिकेट मैचेस में आप कर रहे होते थे, क्रिकेट का एक माहौल, और क्रिकेट से क्या है कि हम लोग बचपन से क्रिकेट को देखते आए थे, शॉट्स पता थे, और मैं उस पर बाद में आऊँगा, जो फील्डिंग पोजीशन होती थी, जी। क्योंकि मैं बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ उस पर अभी नहीं, तो वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। लेकिन फुटबॉल की कमेंट्री और क्रिकेट की कमेंट्री जो है उसमें कैसे, मतलब आपको फिर कैसे, जैसे बॉल को लेके भाग रहे हैं तो उसको सेंटेंस फ्रेमिंग करना, फिर पास कर लिया। थोड़ा सा पेसी होता है, फुटबॉल हो, हॉकी और भी पेसी होता है। फुटबॉल से भी ज़्यादा गति होती है हॉकी के अंदर, जी। क्योंकि जब वो ड्रिबल करके बॉल लेकर के आगे चलता है तो वो उस बहुत तेज़ स्पीड होती है। मैंने तुम अगर फुटबॉल से तुलना करोगे तो मुझे लगता है, क्योंकि फुटबॉल तो ट्रैवल करती है, जब आप उस पर किक मारते हो तो वो हवा में चली तो वो ट्रैवल करती है, लेकिन बॉल तो सॉलिड एकदम नीचे से तेज़ी से निकलती है। तो हॉकी फुटबॉल की गति तकरीबन बराबर है कमेंट्री में, और उसमें आपको स्पीड के साथ चलना होता है, बॉल के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल। माने बॉल कहाँ है, बॉल पर कौन है, किसको पास दे सकता है, एंटिसिपेट करना पड़ता है कि अगर बॉल इसके पास है तो ये अभी किसको बॉल बढ़ा सकता है, बिल्कुल। जिसको बॉल बढ़ा सकता है उसके इर्द गिर्द कौन है। बिल्कुल। तो मतलब आपको सिर्फ बॉल पर ही नहीं चलना होगा, बॉल के साथ जुड़े हुए प्लेयर्स और अगल बगल के लोगों को भी देखना होगा कि वो बॉल कहाँ जा सकती है। क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा उस गेम की होती है जैसा आपने कहा, और जी। जो प्लेयर्स होते हैं नेचुरली, जैसे अभी के करंट फुटबॉल का मैं बताऊं कि मैं रियल मैड्रिड फ़ैन हूं, तो सारे
प्लेयर्स को पहचानता हूँ और वो जर्सी में ना भी दिखे, टेलीविजन स्क्रीन या फोन्स की स्क्रीन पे छोटे छोटे भी दिख रहे हैं, तो आपको आइडिया होता है उनके स्टाइल ऑफ प्ले से, उनके भागने के, कि ये यहाँ पे है। कभी कंफ्यूजन हुआ है फुटबॉल बिल्कुल में? बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी तो आप सबको पहचानते हैं, बिल्कुल, इसलिए कि सोशल मीडिया हर जगह आपको उन प्लेयर्स की तस्वीर दिखाई देती है, वो खेलते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, यूट्यूब पर आप देखते हैं, सोशल मीडिया की बाकी जगहों पर आप देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं। उस समय इतना ज़्यादा मीन्स वो नहीं था, तो आपको थोड़ा सा कई बार स्ट्रगल करना पड़ता था। तो जब आप स्ट्रगल करते हैं तो जर्सी नंबर्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हम जब कमेंट्री से पहले वो जर्सी नंबर ज़रूर नोट कर लेते हैं। कई तो दिमाग में रहते हैं, जब आप कोई मैच करने जाएंगे तो उस पर तैयारी करेंगे, तो कई तो दिमाग में रहेंगे। फिर भी जर्सी नंबर से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्लेयर है। कई बार आप अगर किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो पीछे चल घूम करके चल रहा है, आपको उसकी पीठ दिख रही है, तो मतलब जर्सी नंबर आप देख सकते हैं। तो उससे देख करके आप बोल सकते हैं कि फलाना बॉल इसके पास है, ये इस तरह। अब वापस क्रिकेट पे आते हैं। जी, क्रिकेट में आपके लिए सबसे मुश्किल मैच कौन सा रहा है जिस पे आपने कमेंट्री की है? चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, जी, और वो लंदन में मैच था, शायद ओवल में 2004 2004 या 6, 2004 या 6 आई एम नॉट श्योर, हाँ, मेरी मतलब याददाश्त वही बहुत अच्छी मुझे नहीं भी है। हाँ, मतलब वही टाइम याद है जिसमें लास्ट विकेट ने वेस्ट इंडीज को शायद जी जिताया जी था। जी, और वो मैच अंधेरे में खेला गया था, तकरीबन पूरा डार्क हो गया था, और उसके बीच में वो चलता रहा। बहुत उतार चढ़ाव से भरा मुकाबला था। मेरे मित्र हैं प्रकाश वाकनकर, जी, बहुत अच्छे इंग्लिश कमेंटेटर में हैं, और मैं और वो थे, कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मैच फलाना क्या कहते हैं इंग्लैंड 100% जीतने वाला है, फॉर्मेलिटी है। हमने कहा जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाए तब तक आप कुछ कह नहीं कुछ नहीं सकते। कह नहीं सकते। और शायद उस दिन मेरी बात सही होनी थी, तो जो परिणाम है वो उलट गया, और तो बहुत ही टफ मुकाबला था। लेकिन ठीक है, वो एक्साइटमेंट होता है ऐसे मैचेस में जहां पर आप ये श्योर ना हो कि आगे क्या होने वाला है। अब जी, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे मैचेस में आपने कमेंट्री की है, काफ़ी समय से आप क्रिकेट की कमेंट्री करते आ रहे हैं, तो उस टाइम पे माहौल किस तरीके से डिफरेंट होता था बाकी मैचेस से? और उसके साथ साथ जो मतलब वहाँ पे प्लेयर्स होते थे, क्योंकि कमेंटेटर्स के लिए ऐसा कहा जाता है और आपसे अक्सर ये सवाल पूछे गए होंगे कि फेवरेटिज्म वाली जो चीज़ होती है, तो फेवरेटिज्म से कैसे बचते थे अपने शब्दों के चयन में? और दूसरी चीज़ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का माहौल कैसा रहता था? देखिए, माहौल तो आप जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान मतलब इंडिया पाकिस्तान, जी, और मुझे पाकिस्तान में भी जाकर के 2 महीने रह के वहाँ कमेंट्री करने का मौका मिला है, साल 2006। 2006 में, जी, है ना। और जो दोनों की भिड़ंत होती है, तो वो मीन्स दर्शकों को आप देखें, उनका क्रेज़ देखें, सुबह से जिस तरह से वो तैयार होकर के आते हैं उस मैच के लिए, तो सातवें आसमान पर होता है। फिर आजकल ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मीडिया में भी उसको इतनी जगह मिलने लगी है कि जैसे वो क्रिकेट मैच के साथ साथ संभवतः एक कोई मैदान पर लड़ा जाने वाला युद्ध की तरह तरह वो हो जी, जाता है। तो हर कोई इन्वॉल्व होता है। इंडिया पाकिस्तान किसी भी स्पोर्ट में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हॉकी में भी आप देख लें तो वही नज़ारा होता है। बिल्कुल। आपने 2006 का ज़िक्र किया जब आप पाकिस्तान गए थे। जी, जो टेंशन है अभी दोनों कंट्रीज़ के जी। बीच में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारी खबरें आई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तक आ गया कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। तो ये हेट्रेड दिखा रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो भी टेंशन रही है। आप जब पाकिस्तान गए थे 2006 में, क्या वहाँ के लोगों के बीच में भी वैसी ही हेट्रेड होती है, या फिर वहाँ के लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस को अगर हटा दें, क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको हटा दें, तो लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से आप लोगों से पेश आते हैं? देखिए, अगर आप मेरा व्यक्तिगत अनुभव पूछेंगे तो मेरा अनुभव पाकिस्तान में बड़ा शानदार रहा, बिल्कुल, और एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट्स को छोड़ करके पाकिस्तान में हम लोग 2 महीने थे, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और कई जगहों पर तो ऐसा हुआ जैसे अब कोई एक फ्रूट का ठेला था, बिल्कुल, वहाँ एक कुछ नए नए तरह का फ्रूट दिखा मुझे, तो मैंने उठाया, उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये कौन सा फ्रूट है? तो बोले, अच्छा देखा, बोले आप कहाँ से आए? तो मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसको खा के देखिए, बहुत बढ़िया फ्रूट है। उसने पैक कर दिया और उसने पैसे नहीं लिए। ये सवाल, ये मतलब बातें बहुत लोगों ने कही है जो जी पाकिस्तान गए हैं। जी 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 जी, उसने पैसे नहीं लिए। मैं बोलता रहा कि नहीं भाई, मैंने आपसे फ्रूट्स खरीदे हैं, तो आप प्लीज़ जो उसका चार्ज है। उसने बोले, नहीं सर, आप हमारे मेहमान हैं, आप दिल्ली से आए हैं, ठीक है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। एक जगह हम लोग खड़े होकर के चाट खा रहे थे,
3-4 यंग लड़के वहीं के थे, बातचीत शुरू हो गई हम लोगों की। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, हम आपको पैसे नहीं देने देंगे, एंड दे पेड फॉर अस। तो मुझे नहीं पता, शायद उस समय वो एक मैत्री का दौर था, मैत्री की कोशिशें थी, तो शायद इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल मिले। 1-2 जगह पर अब कुछ शूट कर रहे थे, तो 2-3 कुछ बुजुर्गवार आ गए एकदम से, और उन्होंने फिर मुझे मेरी क्लास लगानी शुरू की। बोले कि अरे तुम लोगों ने ये किया है, जिन्ना को ये किया है, वो क्या करके। तो हम किसी तरह से वहाँ से बच करके निकले। तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस, लेकिन ज़्यादातर बेहतर एक्सपीरियंस उस समय। आपसे मतलब एक एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट मैं समझना चाहूँ जी। कि जो ये टेंशन है, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली देखा है, प्लेयर्स के साथ आप जी। बहुत क्लोजली जी। रहे हैं, और दोनों टीम के, शोएब मलिक के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, जैसे हाँ कि जी, हाँ जानकारी जी, मुझे हाँ जी, हम मिली लोगों है। के साथ वो रहे तो भी जो हैं क्रिकेटर्स के बीच में है, क्या उनके बीच में भी कुछ ऐसा हेट्रेड टाइप का सीन होता है, या फिर जैसे इंडियन क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बीच में डिफरेंस मतलब पूरा वो डिफरेंशिएट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा वहाँ पे? नहीं देखो, अब वही है, फेज की बात है। जैसे अब आज की स्थिति अगर तुम कहोगे, तो इंडियन क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में 36 का आंकड़ा है। वो एक दूसरे को देख करके वो क्या कहते हैं, उस तरह से बात भी नहीं करते, मिलते भी नहीं, हंसी मजाक भी नहीं करते। लेकिन एक समय था जब वो सब यहीं पर क्रिकेट के शोज किया करते थे। शोएब अख्तर भी, वकार यूनुस, सब वसीम यही अकरम, इंडिया में, अच्छा। वसीम अकरम, सब यहाँ आया करते थे। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं। उसके हिसाब से जो प्लेयर्स हैं उनके रिश्ते भी तब्दील होते हैं। एक ज़माना था कि हमने देखा ये खूब हंसी मजाक करना, सब एक दूसरे से चोहलबाजी करना, वो सब करते थे। लेकिन अब अगर एक ने हंसी मजाक कर दिया तो दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अब फिर से वापस क्रिकेट पे आते हैं, 2003 वर्ल्ड कप, जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तो काफ़ी चर्चा होती है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जी। मैच, और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे जब सईद अनवर की सेंचुरी हो गई थी, फिर लगने लगा था कि 270 प्लस का स्कोर था, तो वो चेज करना उस जमाने में मुश्किल मुश्किल होता था। था। तो फिर जब बैटिंग, मतलब जो पहले, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो वो बीच का टाइम था, ये उस टाइम पे आप लोगों की ड्रेसिंग, मतलब वहाँ कमेंट्री बॉक्स का क्या माहौल था, आप वहाँ से फिर क्रिकेटर्स का जो एक्सप्रेशन था वो आप कैसे देख रहे थे, कि इंडियन क्रिकेटर्स कैसे नज़र आ रहे थे, और तीसरी चीज़ कि फिर जब मतलब सचिन और सहवाग बैटिंग के लिए उतरे, और जिस तरीके से पहला ओवर शायद वसीम अकरम ने डाला था, और दूसरा वकार यूनुस ने। मुझे इतना याद नहीं है, हाँ, फ्रैंकली तो स्पीकिंग। फिर हाँ। इन सब के बाद मतलब माहौल किस तरीके से चेंज हुआ था? अब यार देखो, अब एक तो इंडिया खेल रहा है और दूसरा पाकिस्तान से खेल रहा है, वो भी वर्ल्ड कप का मैच। और वो भी वर्ल्ड कप का मैच है। और रिकॉर्ड ये था कि इंडिया पाकिस्तान से कभी वर्ल्ड कप में हारा हारा नहीं। नहीं था। तो 272 कोई छोटा टारगेट उस जमाने में नहीं था, तब इतने रन्स नहीं बना करते थे। तो थोड़ा सा टेंशन तो था, और ये भी लग रहा था कि कहीं ये मैच निकल ना जाए कहीं। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए आए और एक ओवर में शोएब अख्तर के उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे लगता 2-3 बाउंड्रीज और 1-2 छक्के उड़ा दिए थे। एक सिक्स मारा था हाँ, एक सिक्स मार दिया। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। तो उसके बाद तो एक तो हमारी जो आवाज़ होती है वो भी कहाँ, उसका जो लेवल होता है वो कहाँ चला जाता है। तो वो मैंने एक बहुत ही वैसा मैच था, और सचिन तेंदुलकर को खेलते देखना, उस रफ्तार से खेलते देखना, उतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते देखना, मैंने ये कुछ ऐसे मैचेस हैं जो आप सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। जी। वो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो जो हाइलाइट्स है वो अभी भी हम वो लोग अभी भी देखते रहते हैं। आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, मेरी जो याददाश्त है वो वहीं जा रही है तो इसी कि पे सचिन आपसे आगे एक बढ़ करके रिक्वेस्ट मर करना रहा है। चाहूंगा कि जी। वो, मतलब मैं आपको उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल रहा हूँ कि ऑलरेडी हो चुकी है, बट स्टिल शोएब अख्तर बॉलिंग करने आ रहे हैं और वो सचिन तेंदुलकर को बॉल डाल रहे हैं, और वो एक सिक्स। सर एक रिक्वेस्ट की, मतलब एक बार लोगों को वो पुरानी यादों में लेके चलें कि वो किस तरीके से लोगों ने जो सुना है वो फिर से एक बार उनको लाइव हम सुनाना चाहते हैं। मेरे लिए बड़ा धर्म संकट होता है ये, क्योंकि सामने कुछ नहीं है और करना वही है। अच्छा चलो, शोएब और सचिन। शोएब अख्तर ने दौड़ना शुरू किया, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार सचिन तेंदुलकर गए बैकफुट पर, बहुत खूबसूरती के साथ कट किया, गेंद गई सीधे स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, दंदनाती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, और इस चौके के साथ भारत इस मुकाबले में पूरी तरह से लौटता हुआ। देखिए गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा ना कि ये मतलब ये मेरा बचपन है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको लगातार सुना होगा।
थैंक यू। बहुत सब लोग मतलब जैसे ही उनको पता चला, सब एक जो नॉस्टैल्जिया ऐसा हिट जी, होता जी, है। अब जी, जी, ये जी। चीज़ें मतलब सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे देखिए कैमरे के पीछे हैं नकुल भाई, हाँ जी, उनको जी, देख लो जी। कि वो भी बिल्कुल। सब लोग मतलब इसी तरीके से। हाँ, अब जो मतलब बाद के जी। पहले का जो क्रिकेट था और बाद का जो क्रिकेट, अभी का जो क्रिकेट है, आपने पहले के ज़माने में कहा वहाँ पे रन्स भी कम बनते थे, एक चीज़ें भी मतलब आज सोर्सेज जो हैं वो कमेंटेटर्स के पास कम होते थे। हाँ, अब सोर्सेज ज़्यादा हैं। मैं आता हूँ हिंदी कमेंट्री पे। जी, जो हिंदी कमेंट्री हम लोगों ने सुनी है रेडियो पे, आपने स्टार स्पोर्ट्स के लिए 2015 के टाइम पे कुछ दिन कमेंट्री की 2014 से थी। मैं कर रहा हूँ स्टार स्पोर्ट्स के 2014 से लिए। जी, आप कमेंट्री जी। कर रहे थे। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि रेडियो कमेंट्री और टीवी की कमेंट्री में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप जब वहाँ पे पहले बोलते थे तो जी, विजुअलाइज करते थे। जैसे अभी आपने कहा कि धीमे धीमे कदमों से उन्होंने चलना जी, स्टार्ट किया, जी। हम लोग विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते थे कि ये जो है धीमे धीमे आ रहे हैं, अब हुँ, ऐसे राइट टर्म ओवर द विकेट ये डालेंगे। जी। टीवी में वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हमें टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहा है कि बॉलर जो है वो भाग रहा है। तो क्या यहाँ पे भी वैसे ही शब्दों का आप चयन करते हैं, या फिर आपको पूरी अपनी सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो अलग तरीके से करनी होती देखो है? डिफरेंट तो हो जाती और सबसे बड़ी बात कि रेडियो और टेलीविज़न में फ़र्क वही है, जो किसी इंसान की अगर सिर्फ़ कान है किसी के पास और किसी के पास आँख और कान दोनों हैं, तो उसका जो एडवांटेज है वो टेलीविज़न के पास है। रेडियो में आपको शब्दों के माध्यम से लोगों की आँख बनना पड़ता है। ठीक है, आप अपनी जो वर्ड्स हैं आपके पास उनसे एक समा बांधते हैं, एक बताते हैं कि आकाश में क्या हो रहा है, तापमान कैसा है, फलाना ठिकाना, माने आप एक क्रिएट करते हैं। टेलीविजन में वो क्रिएट करने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि टेलीविजन में सब देख रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि और जैसे अब रेडियो में क्या धारा प्रवाह आपको बोलना बिल्कुल। है। अगर आपने पॉज दे दिया तो रेडियो खामोश हो गया, फिर रेडियो खामोश हो गया, फिर कुछ नहीं है। टेलीविजन में अगर पॉज देंगे, जितना आप पॉज देते हैं बिल्कुल। उतना खूबसूरत टेलीविजन की कमेंट्री लगती है। वो कहते हैं कि जो एम्बियंस है उसको निखरने दो, उसको आने दो, तो वो टेलीविजन में पॉसिबल है, लेकिन रेडियो में पॉसिबल नहीं है। रेडियो में आपको धारा प्रवाह बोलना है, टेलीविजन में रुक रुक के बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। और जैसे अब शॉट किसी ने लगाया तो आपने, अब टेलीविजन में क्या होता है कि एक लीड होता है, एक कलर होता है। तो लीड ने बताया कि ये गेंद को उन्होंने निकाल दिया पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए या ऑफ स्टंप से बाहर, जो भी उसको बोलना बोल दिया। अब जो कलर है साथ में एक्सपर्ट जो है वो बोलेगा कि ये चौका। अब रेडियो में ये सब चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। रेडियो में तो आप ही सब कुछ हैं, आप ही लीड हैं, आप ही कलर हैं। आप अगर अच्छे कमेंटेटर हैं, आप अगर ठीक ठाक कर सकते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, और आप अगर ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे तो लोग आपको दूसरी तरह से याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे ज़रूर, लेकिन टेलीविज़न में ये है कि आप अगर बहुत अच्छे भी कमेंटेटर हैं, लेकिन अगर बाकी जो आपके कोलीग्स हैं वो थोड़ा-सा उस लेवल के नहीं हैं, या प्रोडक्शन जो है वो उस लेवल का नहीं है, या जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो उस तरह के नहीं हैं, तो शायद वो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। जी। और रेडियो में तो अगर आप हैं तो आप बादशाह हैं, बस यही फ़र्क है। जी। अब क्योंकि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया धारा प्रवाह, जी, नहीं सुनने को मिलता। अब अलग-अलग शब्दों का चयन होता है, लेकिन ये नहीं। तो वो जो चीज़ें हैं, जो फ्लुएंसी को ही धारा प्रवाह कहते जी। हैं। तो जो ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं जो अब आपको लगता है, कुछ जो वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, लेकिन अब जो है वो गायब हो गया है? सिर्फ़ क्रिकेट के टर्म्स में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप किसी भी स्पोर्ट के टर्म में बात करें, मुझे लगता है कि मेरी एक आदत रही है, और मैं इसे पसंद भी करता हूँ कि मैं हिंदी वर्ड्स के साथ उर्दू के वर्ड्स भी मिक्स करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो किसी भी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए गहने के समान है वो। क्योंकि जब आप उर्दू के वर्ड्स लेकर के आते हैं तो वो हिंदी में एक अलग तरह का निखार आता है। शुद्ध हिंदी अगर आप बोलेंगे कि ये बल्लेबाज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तो फिर वो परेशान करने वाली हिंदी बिल्कुल। है ना, उसकी गुंजाइश नहीं है। हिंदी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, लेकिन बोलचाल का मतलब स्लैंग नहीं होना चाहिए कि आप एकदम गली मोहल्ले में और सड़कों पे जिस तरह की बात करते हैं वो बात करने लगें आप, तो वो नहीं होना चाहिए। एक संस्कार भाषा का होना चाहिए, और हिंदी में उसकी ज़रूरत है मुझे लगता है। वही मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री जो है, आप सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज़ें आपको पता लगने लगती है। जी।
पिछले कुछ समय से और कुछ सालों से मैं कह रहा हूँ कि हिंदी कमेंट्री का लेवल इतना नीचे चला गया है, और ये बात मैं ऑन कैमरा ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा है जी। कि वहाँ पे क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की बातें होती है, और वो भी बातें जो होती है अक्सर ऐसी होती है कि अननेसेसरी की बातें होती है। इस वजह से सोशल मीडिया पे लगातार इसको लेके सवाल उठाए गए हैं। जी। कुछ हिंदी कमेंटेटर्स, नाम लेना सही नहीं होगा, उनको कॉल आउट तक किया गया है कि ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। जी। तो अब जो चीज़ें हो रही है, जो कमेंट्री, क्योंकि कमेंट्री से आपका जिस तरीके का जुड़ाव रहा है शुरू से लेके अब तक, और जब आप देखते हो कि, क्योंकि मैं इसको एक डिक्लाइन मानता हूँ, आप इस वर्ड से सहमत होंगे या नहीं होंगे, जो एक लेवल है उसमें जो डिक्लाइन आया है, तो आपको क्या लगता है कि कभी न कभी मतलब वो एक दिल को चोट पहुँचने वाली जो चीज़ होती है ना, क्या आपके भी दिल को वो ठेस पहुँचती है कि यार पहले क्या लेवल थी कमेंट्री की, और जो रिस्पेक्ट एक लोगों को मिलती थी कमेंट्री की वजह से, जी। अब वही कमेंट्री जो है, हिंदी कमेंट्री, लोग जो है जिनको हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं भी समझ आती है, मजबूरन बस उन्हें इंग्लिश कमेंट्री सुननी होती है। देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ, पहले से चीज़ें काफ़ी तब्दील हुई हैं, और मेरी नज़र में शायद ऊपर नहीं, नीचे ही गई गई है, हैं। वो हम नीचे ही गई सब हैं। अग्री कर रहे हैं। इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर आप दूसरा नज़रिया देखें कि अगर लोगों को ये कमेंट्री पसंद नहीं है, तो फिर ये कमेंट्री आती क्यों है? लोग पसंद करते हैं, तभी आती है। लोग पसंद क्यों करते हैं? कि आपकी पूरी सोसाइटी में एक परिवर्तन का दौर है। आप क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत, जो आज से 20 साल पहले जितनी बहुतायत में लोग सीखते थे, गाते थे या उस पर रियाज़ करते थे, अब आपको उनकी संख्या ना के बराबर मिलेगी। तो वक्त के साथ साथ हम क्लासिकल चीज़ों से हटे हैं, सिर्फ कमेंट्री में नहीं, हर चीज़ में। हिंदुस्तान में हर चीज़ में हम जो एक तरीका होना चाहिए था किसी भी, अब मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूँ कि ट्रेडिशन से हटना ही पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है। आप ट्रेडिशन से हट जाइए। कभी प्रसारण में, न्यूज़ में हो, हम खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नहीं कर, आप करिए। आप करेंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे। सोशल मीडिया आपको बाहें फैला करके आपके इस्तकबाल के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होने लगी हैं। तो जब ये चीज़ें होंगी तो अब आप बैठ करके अगर शुद्ध हिंदी कमेंट्री करेंगे तो लोग कहेंगे भैया ये बाबा जी को कहाँ से पकड़ के ले आए, या ये कौन किसको लेकर के आ गया। तो लोगों की पसंद भी अब उसी तरह की है। अब बेसिर पैर की तुकबंदी, जिसका कोई मतलब नहीं। अभी मैं कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे या तो बाबा जेल में या तो बाबा रेल में। अब इसका क्या मतलब है स्पोर्ट्स से? इस कमेंट्री का क्या मतलब है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अब लेकिन मैं फिर भी इसे ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है या ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है यही समय की डिमांड हो और हम आउटडेटेड हों, वो भी पॉसिबल है। भाई हम तो उम्र के साथ अब आउटडेटेड होंगे ना। नई जनरेशन को ये पसंद आ रहा है, अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो दिखाया क्यों जा रहा है? ये दर्द साफ दिख रहा है आपकी आवाज़ में, अब वो भले ही है तो आप है। इससे सहमत हैं या नहीं है। आपने बहुत सारी बातें इसमें कह दी कि मतलब इस जनरेशन की, मैं कुछ चीज़ें जो हैं मैं मतलब एक, क्योंकि मैं इस जनरेशन में भी मतलब जी। क्योंकि मैं 1996 बॉर्न हूँ, तो मैं दोनों जनरेशन में मिलेनियल और कुछ कुछ जेनजीज से भी कनेक्ट करता हूँ, जो जी। ये जनरेशन्स वाली चीज़ें आ रही है। तो मैं मतलब पूरे जेनजीज समाज की तरफ से कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही शास्त्रीय संगीत की, जी। अब आप पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से मैं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं। जो जेनजी लोग हैं, अब आप घर पे जाएंगे ना, मैं इधर के 10 सालों का कह रहा हूँ, 2005 से लेके और 2020 तक मान लीजिए या 22 तक मान लीजिए, चीज़ें बहुत बदली थी। 2022 के बाद की जो चीज़ें हैं ना, वो अब बदलती हुई नज़र आ रही है। आप चाहे गानों का टेस्ट देख लो, सोशल मीडिया पे जो रील्स कट रहे हैं ना, आपको बहुत सारे ऐसे गाने दिखेंगे जो मेरे पापा नहीं, मेरे दादाजी सुनते होंगे। जी। तो वो वैसे ज़माने के गाने भी अब लोग सुनने लगे हैं। तो जो टेस्ट की बात आती है ना, और बहुत सारी मतलब शास्त्रीय संगीत और उन सब चीज़ों में भी बहुत सारे देखेंगे कि तो जो जेनजीज वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे भजन क्लबिंग एक नया मतलब अभी दौर चला है कि हाँ लोग जी, जो हाँ जी। चाहते हैं वहाँ पे भजन करते हैं। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं नए तरीके से, नए मतलब अनुरूप में वो लेके आ रहे हैं। बट जो बात आपने कही कि जो शब्दों का चयन है और शायद ये पसंद आ रहे होंगे, मैं एक मतलब फ़ैन के तौर पे, क्रिकेट फ़ैन के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है
कि मुझे उनको सुनना होता है, और मेरे साथ साथ कई लोगों की ये मजबूरी होती है कि उन्हें ये कमेंट्री सुननी होती है क्योंकि उन्हें दूसरा लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आता है। अब हिंदी में उनके पास ऐसे ही ऑप्शंस हैं, मैं तो बहुत ओपनली कह रहा हूँ कि कूड़ा परोसा जा रहा है वही आपको सुनना हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने कही कि फिर लोग अगर सुन नहीं रहे हैं तो वो चीज़ें क्यों आ रही हैं? मजबूरी है कि हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। हमारे लिए क्वालिटी अलग है, उनके लिए क्वालिटी अलग है, और तुम्हारे लिए क्वालिटी अलग है। तो वो अपनी क्वालिटी का जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि ये ठीक है कि हम लोग क्या, हमारे अंदर क्या है, परिवर्तन। बिल्कुल। आप आज इस वर्ष जो बजट में आप करते हैं या इलेक्शन में आप करते हैं, अगली बार हर कोई पूछता है आपके यहाँ, जो आपके सीनियर्स होंगे वो पूछेंगे भाई इस बार नया क्या है। अब नया क्या होगा भाई, बजट तो बजट ही है, इलेक्शन तो इलेक्शन ही है। लेकिन वो नया परोसने के चक्कर में आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा परोस जाते हैं जो शायद उससे फिट नहीं होता है। बस यही मतलब है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर हम शब्दों के चयन में एक सावधानी बरतें और कमेंट्री में स्पोर्ट्स को तरजीह दें, जिस खेल की हम कमेंट्री कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा बातें करें, तो जो पिछली जनरेशन है, जो एक प्योर कमेंट्री वाली जो जनरेशन है, सुनना जिनको पसंद है, वो तो अभी भी खेलों से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। आपकी यंग जनरेशन भी शायद उसको पसंद करेगी। तो थोड़ा थोड़ा अब हो चुका, जो होना था, जितना होना था हो चुका। अब अगर आपने कहा है कि पिछले 2-3 सालों से वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सुकून भरी शुरुआत है और ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वापसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आज हम लोग साथ बैठे हुए हैं, जी। मतलब जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है। जी, जी, जी। लेकिन वही चीज़ें हैं कि हमें अभी भी, चलो मैं मानता हूँ कि मैं मिलेनियल हूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, लेकिन बहुत सारे जेनजीज, अब आप देखेंगे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यूट्यूब पे जब आप चैनल खोलेंगे कोई भी, जी। और वहाँ पे जब आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, और मैंने जैसे रिसर्च के लिए सर्च किया संजय बैनर्जी कॉमेंट्री, जी। आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे ना जिसपे आपकी कमेंट्री के, मतलब उस पे सिर्फ एक थंब लगा हुआ है और पूरी कमेंट्री आपकी मौजूद है। 2006 की वर्ल्ड कप, मतलब 2006 के समय का जी, मैं जी, बता रहा जी, हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जी, मैच, जी। उसकी पूरी कमेंट्री वहाँ पे मौजूद है उसमें। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास अपनी एक छोटी सी भी रिकॉर्डिंग नहीं है, और मैंने ये यूट्यूब में जाना या उसको एडिट करके डालना, ये सब तो मुझसे आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो जो लिसनर्स हैं रेडियो के पुराने, मुझे लगता है कि रेडियो के लिसनर्स जितने लॉयल हैं, उतने शायद और कोई लिसनर या दर्शक नहीं हो सकते हैं। वो अभी भी उसी मोहब्बत और उसी शिद्दत से रेडियो की कमेंट्री को पसंद करते हैं। क्योंकि उनके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में हैं, मैंने जी, ऐसे भी देखे हुए जी, हैं, तो जी, वो जी। सारी चीज़ें। अब फिर से क्रिकेट पे आते हैं। अभी जो क्रिकेट, मतलब आजकल की जो क्रिकेट है, उस पे एक दो चीज़ें मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरीके से क्रिकेट काफ़ी तेज़ी से बदली है, आप चाहे वो बैटिंग के तरीके को देख लो, बॉलिंग में पहले क्या होती थी कि बॉलर्स को हेल्प भी मिलती थी, अब जी। जो है वो बॉलर्स को उस तरीके की हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, जब एकदम। आप लोग वनडे क्रिकेट जी। मतलब वो कमेंट्री कर रहे थे, और शुरुआत मतलब 2000 के शुरुआत के टाइम पे, जी। तो वहाँ पे बॉल ऐसी होती थी कि आपको रिवर्स स्विंग वगैरह भी मिलती थी। अब तो गेम्स चेंज हुए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत, अब आईसीसी को जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया, तो कुछ नियम में हाँ, बदलाव किए हाँ, गए हाँ, हैं। हाँ। जिस तरीके से क्रिकेट अचानक से बदला है, तो क्या बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि जो, मतलब ये है ना कि इंटरेस्ट भी जा रहा है। एक वजह तो उसमें मैं कमेंट्री को भी मानता हूँ, दूसरी जी। चीज़ की स्टाइल ऑफ प्ले जो है। जी। तो आपको क्या लगता है कि बॉलर्स के, अगर बॉलर्स के लिए, बॉलर्स समुदाय की तरफ से अगर बोला जाए, तो आपको क्या लगता है कि पहले और इसमें अभी बहुत ज़्यादा बदलाव आपको क्या दिख रहे हैं? जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा क्रिकेट का, बॉलर्स की उतनी पिटाई होगी। मुझे याद है जब T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, तो बिशन सिंह बेदी साहब हम लोगों के साथ एक चैनल में हुआ करते थे। तो उनसे हमारी बात होती थी, जब T20 क्रिकेट की बात हो वो नाराज हो जाते थे। अच्छा। हाँ, वो बोलते थे ये क्या है यार, ये स्पिनर्स की कब्रगाह है। और आप देखें कि समय कैसे बदला। अब स्पिनर्स पारी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल। T20 क्रिकेट में, ओडीआई में, जबकि सेट पैटर्न था कि शुरुआत में 4-5-6 ओवर्स जो हैं वो पेसर्स डालेंगे और उसके बाद स्पिनर्स आएंगे। अब कई मैचेस में स्पिनर्स इनिंग्स की शुरुआत करते हैं। परिवर्तन, चेंज, कुछ नया करना, बस यही सब वो है। क्रिकेट तो चेंज हुआ है, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है नहीं, और लोगों को शॉट देखना, चौके छक्के देखना, ये ज़्यादा भाता है। तो क्रिकेट
जो लोगों को भाता है क्रिकेट उसी तरफ चला जाता है। अब वापस आपकी पर्सनल लाइफ पे आते जी। हैं। कुछ नाम जो मुझे मतलब बताए गए, मैं तो मतलब पर्सनली किन्हीं को भी नहीं जानता हूँ। किरण शंकर मैत्रा, जी 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 उनसे बिल्कुल। आपकी पहली मुलाकात कैसी रही, पहला वो एक्सपीरियंस हमारे कैसा रहा स्टेशन है? डायरेक्टर साहब थे जी। और रांची में जब मैं मिला, वो काफ़ी सख्त स्टेशन डायरेक्टर माने जाते थे वो लेकिन बहुत ही स्पोर्टिंग और खूब माने बढ़िया आदमी। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब दूसरी हुई है, तुम यहाँ क्यों रेडियो में आ गए हो? तो मैंने कहा सर मेरा शौक है ये। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो मुझे बहुत मानते थे और सौभाग्य से मैं जहाँ रहता था उसके पास ही रहते थे। तो मैं बीच बीच में उनके घर भी जाता था, उनके बेटों से, उनकी बेटी सबसे मिल करके आता था। तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श रहे हैं किरण शंकर मैत्रा, इसमें कोई शक नहीं। जी। एक और नाम है रतन सिंह की। फ्लाइट वाली जो वो अनाउंसर वाली कहानी क्या थी? मेरे से ये बताया, कहा गया है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना। तो वो क्या कहानी थी? वो भाई फ्लाइट वाली स्टोरी वो क्या थी? कहानी ऐसी थी कि आपके यहाँ जो एंकर होता है चैनल में और रेडियो में जो अनाउंसर होता है, आम पब्लिक की नज़र में वो सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा और कोई नहीं होता है। बिल्कुल। तो हमारे एक स्टेशन डायरेक्टर थे रतन सिंह, जबलपुर स्टेशन में। वो काफ़ी लिटरेरी फिगर थे और शायरी वायरी बहुत करते थे काफ़ी। तो एक बार वो उन्होंने किस्सा सुनाया कि जब वो हवाई जहाज़ से आ रहे थे तो उनका एक बचपन का मित्र मिल गया। उसने बोला, यार रतन तुम कहाँ हो अभी? बोले मैं जबलपुर में हूँ। बोले अच्छा। तो बोले क्या कर रहे हो? बोले ऑल इंडिया रेडियो में हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, क्या हो? बोले स्टेशन डायरेक्टर हूँ। बोले यार ये बताओ तुम अनाउंसर कब तक बन जाओगे? समझे ना। अब क्या होता है कि अनाउंसर सबसे निचली पायदान है जी। और स्टेशन डायरेक्टर सबसे सबसे ऊपर की ऊंची। पायदान है। बिल्कुल। तो अब आम लोगों को ये नहीं पता, उनको ये पता है कि भाई अगर मॉर्निंग में चित्रहार आ रहा है और उनकी पसंद के मैं गाने बजा रहा हूँ तो मैं मतलब मेरी कोई पोजीशन होगी, है ना। जी। तो बस यही। बिल्कुल, क्योंकि ये इसको अगर टीवी के टर्म में समझाएं तो बहुत सारे ऐसे एडिटर इन चीफ हैं हाँ जो स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं, हाँ लेकिन जो मतलब जूनियर्स जो होते हैं, बहुत सारे एंकर्स जो आते हैं, वो बहुत पहले से टीवी पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कई बार अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद जब आप कंटेंट में आते हो, जी। जब आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होते थे, तो जर्नलिज्म का मतलब ही होता था कि अरे तुम टीवी पे तो दिखते ही नहीं हो। करेक्ट तो करेक्ट। ये जो चीज़ें हैं वो रेडियो में भी आपको झेलनी हाँ हुई है। हाँ हाँ कभी ऐसा कोई सर, मतलब एक सवाल बीच में, सॉरी टोक रहा हूँ, कि कभी ऐसा आपके साथ वो एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे संजय बैनर्जी को लोग नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे जी लेकिन रेडियो की वजह से लोग उनको देख नहीं पाए थे? जी। अगर शायद मैं आपसे नहीं अभी मिला होता तो मैं भी पहचानने में चूक कर जाता, जबकि मैंने देख लिए है आपको कई बार। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मतलब आपको ही आपका किस्सा सुनाया हो कि एक कमेंटेटर होते हैं संजय बैनर्जी, उनकी कई आवाज़ बार बहुत अच्छी मैंने है? मुझे लगता है कि वो रेडियो के जो पुराने प्रेमी हैं, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। और मेरे साथ ही नहीं, जो भी कमेंटेटर पुराने हैं उनके साथ, सबके साथ होता है। क्योंकि लोग क्या हैं कि आवाज़ तो जानते हैं, आवाज़ सुनते हैं। बैंक में हुआ है, एक बैंक में मैं गया हूँ तो उन्होंने बोला कि संजय बैनर्जी, ऐसा देखा तो बोले अरे वो कमेंट्री करते हैं आप? तो उस तरह से एक बार मैं जापान में था, वहाँ पर किसी से बात कर रहा था, बगल में एक सज्जन खड़े थे, वो बिहार से थे। तो मैंने उनको कभी देखा नहीं था, मैं जानता नहीं था। वो बात सुनते सुनते उन्होंने मेरा नाम बोला। तो ये इस तरह से कई कई एग्जाम्पल हैं, कई एग्जाम्पल हैं। हो जाता है, लोग वैसा जुड़ाव महसूस करते हैं। और चूंकि हम लोग भी वो सोशल मीडिया में उतने एक्टिव रहे नहीं कि रोज़ एक इंस्टा पर रील डाल दे या कुछ अपना यूट्यूब पे वो करने लगे तो लोग हमारी शक्ल से वाकिफ़ हो जाएं कि भाई ये लगता कैसा है ना, बोलता तो ऐसा है, लगता कैसा है। तो वो भी अपन ने नहीं किया कभी। तो इसलिए थोड़ा सा एक जिज्ञासा रहती है जी। कि ये आवाज़ वाला आदमी है, होगा कैसे। कई लोगों को निराशा होती है मुझे देख करके, यार तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, तुम ऐसे लगते हो। नहीं तो, नहीं सर। तो ये चलता है ये। जापान का आपने जिक्र किया। जी अब एक सवाल मतलब मेरे मन में ये बार बार आ रहा है जी। कि वहाँ जाके वहाँ के न्यूज़ चैनल में काम करना, एनएचके NHK एनएचके में आपने काम किया, जी। वहाँ का मतलब एक तो न्यूज़ चैनल में काम करना, वो माहौल किस तरीके का होता है? वहाँ के आसपास के मतलब, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे वगैरह भी गए जी होंगे, जी जी। उनको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है और वो यहाँ से क्या बहुत डिफरेंट होता है या फिर मतलब सेम चीज़ें ही देखने को? नहीं नहीं, सेम चीज़ तो नहीं, उसमें बहुत डिफरेंट है। और मुझे जो दो तीन चीज़ें वहाँ की सबसे अच्छी लगी, एक तो वहाँ का खाना, मैं वो बहुत मिस करता हूँ। वो करी का और तमाम चीज़ों का बड़ा टेस्टी खाना था। खैर,
उसके अलावा जैसे ही मैंने वहाँ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के हार्डली हफ्ते भर 8 दिन बाद मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा डब्बा टाइप का दो लोग ला रहे हैं टाई शाई पहन करके, और उसमें हर डेस्क पर जो कचरा रखा है वो उस पर डालते जा रहे हैं। तो मैंने पूछा, भाई हमने भी अपनी डेस्क में जो कचरा था उसमें डाला। जब वो आगे निकल गए तो मैंने अपने कलीग से पूछा, भाई ये कौन है? तो बोले ये डायरेक्टर जनरल हैं और इनके साथ जो हैं ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। दोनों टॉप बॉसेस थे अपने, और वो टेबल से कचरा इकट्ठा कर रहे थे। वो एक सिंबॉलिक था, मैंने ऐसा नहीं कि वो रोज आकर के वो झाड़ू लगाते हैं और ये करते हैं, वो एक सिंबॉलिक था। और उससे मुझे लगा कि यार ये कैसे संभव है? हमारे यहाँ तो हम गाड़ी से उतरते हैं तो दरवाजा दूसरा खोलता है, बिल्कुल। हमारा जो ब्रीफकेस होता है 1.5 किलो का 2 किलो का वो भी दूसरा उठाता है। तो वहां पर ये चीजें नहीं है। क्लास 4 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई आएगा आपको चाय पिलाएगा। चाय की मशीन रखी हुई है, आप चाय बनाइए पीजिए, आपकी कोलीग होंगी वो चाय बना देंगी पिला देंगी। तो इस तरह से काम चलता है। और बच्चों का आपने जिक्र किया, तो मुझे जिस चीज ने वहां सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि 2 साल जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, दवात नहीं, कुछ नहीं। उनका काम है वो स्कूल जाएंगे। सबसे पहले स्कूल में जो क्या कहते हैं कुछ मैंने जानवर पाले हुए हैं, कहीं खरगोश है, कहीं कुछ है, कुछ वहाँ जाएंगे, उनको नहलाएंगे, उनकी जो गंदगी है वो साफ करेंगे। ये बच्चों का काम है। फिर जब लंच होगा उनका तो 4-5 बच्चों की ड्यूटी होगी, वो सबकी टेबल साफ करेंगे। 4-5 बच्चे होंगे, वो सबको पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से चलता है। और जब स्कूल बंद होते हैं, जब स्कूल बंद होने लगते हैं, कोई सेशन 15 दिन 20 दिन के लिए बंद होता है, तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं और टॉयलेट साफ करते हैं। मेरी वाइफ ने भी मेरी वाइफ मेरे साथ थी, उसको भी जाना पड़ता था, और वहाँ पूरा साफ करके टॉयलेट सब कुछ करके फिर स्कूल बंद किया जाता है। तो इन 2 सालों में वो क्या सिखाते हैं? बड़ों से कैसे बात करना है, रास्ता कैसे क्रॉस करना है, किस तरह से आपको दूसरों को सम्मान देना है। और शायद यही वजह है कि मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं देखे। एक आध दो अगर देखा हो 3 साल 3.5 साल में तो शायद देखा हो, नहीं तो नहीं देखे। वहाँ गाड़ियाँ सट्टे पे रॉड नहीं निकाल लेते? कोई रॉड नहीं निकालता, हॉर्न नहीं बजाता। अगर हॉर्न आपने बजा दिया तो वो सामने वाली की इंसल्ट है कि आपने हॉर्न बजा दिया, इसका मतलब उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है। पुलिस भी अगर आपसे बात करेगी तो पहले झुक करके जो उसका तरीका है वो ओहायो गोजाइमस और वो तमाम बोल करके ही वो फिर बात करेगी। तो एक संस्कार, मुझे लगता है जो बेस है लाइफ का, वो 2 साल में वहाँ पर बन जाता है। हम पहली क्लास तो खैर छोड़ दीजिए, यहाँ पर किंडरगार्टन में ही अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने लगते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन कितना सुंदर है, उसकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, इस पर हम गर्व महसूस करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे को हम इंसान कैसे बनाएंगे, या वो ज़िंदगी में जब बड़ा होगा तो बेहतर कैसे बनाएगा, उसके नंबर कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हम उसको सब शॉर्टकट बता देंगे कि तुम ये करो, सर के पास चले जाओ, ये करो, वो करो, यहाँ से इसका सब करेंगे। लेकिन भैया पहले तो हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की सोसाइटी, एक उग्रता आती जा रही सोसाइटी के अंदर, तुम अखबार खोल के देखो, हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम किताब कॉपी क्लास 1 से पकड़ाना शुरू करें, और जो बच्चे उससे पहले किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, जो KG 1 KG 2 होता है, वहाँ पर उनको सिर्फ संस्कार सिखाएं, बेसिक सिखाएं कि बेटा कैसे आपको ज़िंदगी में आगे चलना है। वापस अब सर स्पोर्ट्स पे आते हैं। अब क्रिकेट और फुटबॉल की तो बात हो गई, हॉकी की बात नहीं हो पाई है। हॉकी का कोई एक यादगार मैच बताइए जो आपको याद हो, जिसमें कमेंट्री करने में बहुत मज़ा आया हो। देखिए कई मैचेस हैं, और हॉकी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हॉकी में आपकी कमेंट्री बहुत पेसी होती है, और मुझे पेसी कमेंट्री करने में मज़ा आता है। तो हॉकी तो मेरी बहुत अजीज़ है। कुछ मैचेस हैं, मैंने हॉकी के भी 2-3 वर्ल्ड कप किए हैं वेन्यू पर जा कर के। ओलंपिक्स तो है ही हैं अपनी जगह पर। और एक मैच MS टलवीन में था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इंडिया ट्रेल कर रहा था 3 या 4 गोल से,
और उसके बाद आखिर के 10-15 मिनट में इंडिया ने पूरी तस्वीर मुकाबले की बदल दी, एक के बाद एक 7 गोल ठोके और 7-4 से जीते। और उसके बाद जो इंडियन प्लेयर्स का जो सेलिब्रेशन था, धनराज पिल्ले टीम के कप्तान थे, सब थे टीम के अंदर उस समय। दिलीप तिर्की और वगैरह उस time पे थे। दिलीप तिर्की, हाँ शायद वो भी थे, दीपक ठाकुर वगैरह तो थे, गगन अजीत सिंह थे। और उस समय का जो माहौल है और जो प्लेयर्स का वहाँ पर सेलिब्रेशन है, वो नज़ारा मैं कभी भूल नहीं सकता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था वो हॉकी का, जो हमेशा जहन में याद रहता है। हाँ, एक और वर्ल्ड कप की, मैं आपने वर्ल्ड कप की जी। लगातार बात की है, वर्ल्ड कप से 2011 के वर्ल्ड कप को मेंशन किए बिना ये पॉडकास्ट जो है वो अधूरा रह जाएगा। जी। 2011 का वर्ल्ड कप, बहुत सारे मैचेस रहे, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस भी हुए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी देखने को मिला, फाइनल में इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी। बात वहाँ पे एक क्रिकेटर की मैं करना चाहूँगा, युवराज सिंह। जैसे थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बैट और बॉल दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे और वो सारी चीज़ें, फिर फाइनल मुकाबला हुआ। आप लोगों में से किसी को भनक थी इस चीज़ के बारे में कि युवराज जो है उनको कुछ हेल्थ इशू है? आप लगातार मैचेस देख रहे थे, कुछ आपको दिखाई दे रहा नहीं, था? उस समय तक तो नहीं थी। नहीं समझ आ रही है, और ग्राउंड पर भी वैसा वो कुछ बता नहीं रहे थे, दिखा नहीं था। नहीं, कुछ वैसा नहीं दिखा नहीं, था। नहीं, नहीं, नहीं। ओके। और बड़ा जज्बे का और बहुत हंसमुख। और मैंने कुछ प्लेयर्स ऐसे, पहले क्या होता था, हम लोग जब टूर पे जाते थे, मैंने क्रिकेट की वजह से, शायद सिर्फ क्रिकेट क्यों, पूरी दुनिया में जितने मैदान हैं शायद सब जगह जाने का मौका मिला। ओलंपिक वेन्यू से जाकर के कवर किए, वर्ल्ड कप वेन्यू से करते थे, तो तब प्लेयर्स के साथ बड़ा बढ़िया राब्ता ट्यूनिंग होता रहती था। थी, बिल्कुल। और नॉर्मली हम लोगों का इंतज़ाम एम्बेसी वाले कराते थे, तो जिस होटल में टीम ठहरती थी उसी होटल में हम लोग भी ठहरते थे, जी। तो उनसे बातचीत भी होती थी। तो बड़े बड़े खुश मिजाज जो हैं, वो हंसने बोलने वाले सब प्लेयर्स मस्ती वाले थे। और लेकिन फिर बाद में क्या है कि वो क्रिकेटर्स से थोड़ा सा पर्दा होने लगा, उनके फ्लोर पे जाने की मनाही होने लगी, और अब तो उनके होटल भी अलग होने लगे, सब होने लगे, तो चीज़ें काफ़ी तब्दील हो गई पहले से। लेकिन बस यही कि इसी बहाने सारी दुनिया का चक्र पूरा हो गया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल मुकाबला, जी। उसमें भी कमेंट्री कर रहे थे। हाँ जी। और अपनी कंट्री में जब आप एक वर्ल्ड कप फाइनल में कमेंट्री करते हैं और वो मुकाबला आप जीत भी जाते हैं, जी। तो उस टाइम पे क्या माहौल था? और उस दिन क्या आपके अंदर कुछ बायसनेस आई थी या नहीं आई थी कमेंट्री के बिल्कुल दौरान? आई होगी। देखो, थोड़ी बहुत तो आती ही है, आ जाती। और थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। भाई, हम जजेस नहीं हैं, हाँ, हम जस्टिस नहीं हैं, हम कमेंटेटर हैं। तो कमेंटेटर हर मुल्क से होता है। बिल्कुल। अब ऑस्ट्रेलियन जब अपनी टीम के लिए कमेंट्री करता है तो उसकी कमेंट्री में वो झलक जाएगा, इंग्लैंड वाला करेगा उसकी कमेंट्री में झलक जाएगा। लेकिन हाँ, वो सिर्फ झलक होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लियर एकदम बायस झंडा लेकर के खड़े हो जाएं कि नहीं। तो झलक तो बड़ी स्वाभाविक चीज़ है। और इंडिया जब अच्छा करता है तो आपका जो टेम्पो है कमेंट्री का वो बढ़िया हो जाता है, आपके शब्द अच्छे निकलने लगते हैं, माने मन जिसको प्रफुल्लित कहते हैं ना, वो होने लगता है। और यही इंडिया के अगर विकेट्स गिरने लगते हैं तो लगता है कि कब मैच खत्म हो, कब मैच खत्म हो, अगर इंडिया हारने की तरफ जा रहा है। जी। तो ये सब चीज़ें होती, इट्स वेरी नेचुरल। कभी कमेंट्री करते हुए कुछ ऐसे शब्द निकल गए हैं मुंह से जो फिर लगा कि यार ये क्या बोल दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? शायद नहीं, शायद नहीं। एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी जो एक शब्दों के चयन की, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा बहुत प्योर शब्द यूज़ करता हूँ, लेकिन नीचे बहुत जाता नहीं हूँ और जाना चाहता भी नहीं हूँ। चाहे मुझे कमेंट्री के ऑफर्स मिले ना मिले, या ये कहा जाए कि ये बहुत ट्रेडिशनल है, ये दकियानूसी है, ये आउटडेटेड है, लेकिन मैं एक जो मेरी कमेंट्री में मैंने सीखा है, जो बेसिक्स देखे हैं, मैं उन्हीं तक रहता हूँ, उससे नीचे नहीं जाता हूँ। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन रहे हैं? सचिन तेंदुलकर। और उनकी बहुत सारे मैचेस में आपने कमेंट्री की ये है, निश्चित तौर तो पर क्या बायसनेस उसमें झलका है? झलकता है, झलकता है, मैंने कहा ना झलकता है। वीरेंद्र सहवाग को भी, मुझे इंडियन बैटर अगर सॉलिड बैटिंग करता है, बड़े स्ट्रोक लगाता है, तो देखने में तबीयत खुश हो जाती। तो वीरेंद्र सहवाग भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं, काफ़ी मुझे पसंद थे। और इनकी जब कमेंट्री करते थे तो मज़ा ही अलग होता था। सचिन तेंदुलकर को कभी मैंने स्टेडियम में खेलते हुए नहीं देखा है, मतलब कभी अच्छा। स्टेडियम से जाके मैंने उनको खेलते हुए नहीं जी। देखा। वो मतलब शायद ये होता है कि हमारी जनरेशन में
बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इतने सौभाग्यशाली रहे होंगे जो उनको जाके देख। नेचुरली तो नेचुरली जब आप सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखते थे, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन में अलग अलग एंगल से हमें दिखाए जाते थे, जी तो जो उनके कवर ड्राइव्स होते थे या कोई भी शॉट आप देख लो, स्ट्रेट ड्राइव उनके जैसा तो आज तक कोई खेल ही नहीं पाया, तो वो जो एक्सपीरियंस होता था, और आपके वो फेवरेट भी क्रिकेटर थे, तो क्या मतलब उस टाइम पे कमेंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें अंदर से खुशी निकलती निकलती थी। और वो सचिन तेंदुलकर के जो स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकलते थे, वो जो हम कहते हैं ना कि जो किताबों में जो लिखा रहता है कि आपको अगर कवर ड्राइव करना है तो पैर कितना आगे होना चाहिए, सर कितना नीचा होना चाहिए, बल्ला कहाँ से आना चाहिए, वो किताबों में लिखी हुई चीज़ को वो हकीकत में तब्दील करते थे। और वो देख कर के तबीयत खुश हो जाती थी कि शॉट कितने परफेक्शन के साथ आया हुआ है। दो वर्ड इससे याद आते हैं, एक टेक्स्ट बुक जी। स्टाइल और एक कॉपी बुक स्टाइल। जी तो ये क्या होते थे, क्योंकि आप लोग बहुत बार इसको यूज हम करते तो थे। कॉपी बुक स्टाइल तो हमने काफ़ी यूज़ किया है। बिल्कुल। और कॉपी बुक स्टाइल वही कि जो किताबों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि कवर ड्राइव कैसे लगाना है या हुक कैसे लगाना है, पुल कैसे खेलना है। तो ये चीज़, और अगर कोई बैट्समैन परफेक्ट तरीके से उनको खेल रहा है तो फिर और कुछ चाहिए नहीं। जी बिल्कुल। जी। आखिरी के कुछ सवाल जी। कि अब कमेंट्री जब मतलब बहुत अलग तरीके की हो रही है, चेंज हो चुकी है सब कुछ, बहुत सारे युवा कमेंटेटर्स जो हैं अभी भी आपको देख के आपसे बहुत चीज़ें सीखना चाह रहे होंगे, कुछ आपके पास आते भी होंगे। जी तो उनको क्या वन पीस ऑफ एडवाइस जो होती है वो आप क्या देना चाहेंगे? अब अगर हमारी एडवाइस पे चलेंगे तो शायद वो अपना करियर बना नहीं पाएंगे आज की तारीख में। नहीं नहीं, फिर भी सर क्योंकि जो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई एक बेसिक कमेंट्री का जो संस्कार है उसको बना करके रखना चाहिए। अति मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मत कीजिए, थोड़े बहुत हास्य के पुट लाइए, उनको इंटरेस्टिंग बनाइए, कमेंट्री को बोर मत होने दीजिए और खेल पर रहिए, क्योंकि जो आपको देख रहा है वो उसके लिए ही देख रहा है, वो मस्ती के लिए नहीं देख रहा है। बहुत ज़्यादा मस्ती के लिए तो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं और भी लोग हैं, उनको लोग देख करके एंजॉय करते हैं। कमेंटेटर को कमेंटेटर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक थोड़ा सा ज़्यादा हंसी मजाक या उस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, वो बुरी नहीं है, मैं फिर कहूँगा बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लासिकल टच होना चाहिए। क्योंकि आपकी, मैं जैसे पहले भी बोला कि आपके शब्दों में वो दर्द भी नज़र आ रहा है, और जो बात आपने कही अभी मैं बस एक एग्जांपल के साथ इसको जी। मतलब ख़त्म करना चाहूँगा कि युजवेंद्र चहल अभी कमेंट्री बॉक्स में गए थे, जी। और दो एक्स क्रिकेटर, बहुत सम्मानित क्रिकेटर जो हम लोगों के आइडल रहे हैं, वो उनके साथ बैठे हुए थे। सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि उनके साथ जैसे शब्दों का चयन किया गया जी। युजवेंद्र चहल के लिए, भले ही वो मजाक में ही था। जी। जब हम लोग भी क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमारे जो सीनियर्स या जूनियर्स हैं, वो हंसी मजाक का ही टाइम होता है। जी। बट जब आप एक कमेंट्री बॉक्स में होते हो, आपको लोग सुन रहे हैं वहाँ पे, आप क्रिकेट के मैदान पे क्या कर रहे हैं वो तो अलग तरीके का होता है। तो जो ये इस तरीके के कमेंटेटर्स हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक सलाह, क्योंकि आप भी मतलब सबके सीनियर्स अब हैं, तो देखो, आप क्या देना मैं चाहेंगे? कितना भी सीनियर हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, वो प्लेयर हैं, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान उनके सामने है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन कमेंट्री में आप सबसे ऊपर हैं। वो आपका मानना है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अब ये जो आपने वाकया जिसका जिक्र किया, ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन बस वही है कि दाल में जो नमक जितनी होनी चाहिए बस उतनी ही रखिए। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं वो ज़्यादा वाला मामला हो। जी जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वाला मामला रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को बयां किया, सबसे ज़्यादा तो जिस तरीके से नॉस्टैल्जिया हिट किया इन्होंने, जो कमेंट्री हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, अभी जो हमने लाइव सुनी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ख़त्म हो गए हैं। और लगातार मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ और सालों तक सर आपको सुनने का मौका मिलेगा। प्रॉमिस करके जाइए कि अभी आप कमेंट्री करते रहेंगे। भाई कुछ और मैं तो सालों तक। करता रहूँगा, अगर मुझे मौके मिलते रहेंगे तो मैं करता रहूँगा। मैं कमेंट्री करने के लिए फिट हूँ, जी। मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं। जी। और जब तक मौके मिलेंगे तब तक करूँगा। बिल्कुल, जो लोग कैमरे तक इनको नहीं देख पाए थे, जो लोग कभी नहीं देख पाए हैं, जो लोग नाम सुन रहे थे, वो देख लीजिए इनको कि कितने फिट हैं, और ये लगातार कमेंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं। तो संजय बनर्जी सर हमारे साथ थे, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू माय डियर। बहुत अच्छा थैंक्स। लगा। थैंक यू।